पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है। हाँ, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, आप लोग इधर से बताएं। ठीक है, बिल्कुल सही है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है, किसका नाम बदलकर, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर। आगे बताना है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है उसका नाम बदलकर क्या किया गया था, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था। सही है, आगे बताना है भारत का जो है पहले जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग चाय को मिला था। ठीक है, जो कब मिला था, यानी भारत की पहली जीआई टैग जो मिला था, जिस वस्तु को मिला था वो दार्जिलिंग चाय को मिला था, 2004-05 में मिला था। ठीक है, 2004-05 में। आगे बताना बाली यात्रा जो उत्सव है, ये बाली यात्रा उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, बाली यात्रा पश्चिम बंगाल में। बाली यात्रा बोलेंगे तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, बाली यात्रा ये उड़ीसा का, ठीक है, ये किसका उत्सव है, उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताना है लोसर महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, लोसार महोत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। लोसांग बोलेंगे तो सिक्किम का है। ठीक है, तो अभी आपसे हम पूछे लोसार महोत्सव जो है यह हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, लोसांग जो है वो कहाँ का है, वो सिक्किम का है। आगे आपको बताना है अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था, इसमें भी सिर्फ बताइएगा चलेगा। ठीक है, अटल पेंशन योजना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए थे तो शुरुआत उनके द्वारा किया गया था 2014 में, जो कि 9 मई 2014 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। आगे आपको बताना है मई मंथ में जो है परिवार दिवस मनाया जाता है, जो किस तिथि को मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। परिवार दिवस 15 मई होगा ना, 15 मई, 12 मई तो जो हो जाएगा ये नर्स दिवस हो जाएगा, वही तो। इतना ना कॉन्फिडेंस से आप लोग बोलते हैं ना, मई 15 मई विश्व परिवार दिवस। ठीक है, देखिए याद करने का भी लॉजिक भी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। पौ से 15, पौ से परिवार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझे। ठीक है, तो 15 मई विश्व परिवार दिवस जो है 15 मई को मनाया जाता है। 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है, विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था, 8 मई 1863 को हुआ था। और विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाते हैं, वो भी 8 मई को ही मनाते हैं। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं, वो भी 8 मई को। विश्व पक्षी प्रवासी यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है 1964 में जो है जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन व्यक्ति बने, गुलजारी लाल नंदा बने थे। सही है, आगे बताना है ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है यह किससे संबंधित है, आपसे हम पूछे ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है यह बांस के उत्पादन से संबंधित है। नहीं, हरित स्वर्ण क्रांति जब आएगा, ग्रीन गोल्ड क्रांति उसी को तो हिंदी में बोल रहा है ना। ठीक है, ये बांस, चाय का तो नहीं कह सकते हैं। ग्रीन गोल्ड क्रांति बांस के क्षेत्र में है, उसमें कुछ ना कुछ लगा हो सेंटेंस, कुछ ना कुछ वर्ड जरूर चेंज होगा। ठीक है, ग्रीन गोल्ड क्रांति यानी हरित स्वर्ण क्रांति जो है किसके उत्पादन से संबंधित है, बांस के संवर्धन से संबंधित है। आगे बताएं सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है, सिल्वर फाइबर का जो है ये कपास के उत्पादन से संबंधित होगा। ठीक है, सिल्वर फाइबर। आगे आपको बताना है वर्ली चित्रकला यह किस राज्य की चित्रकला है, वर्ली चित्रकला यह महाराष्ट्र की चित्रकला है। ठीक है, कहां हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। आगे आपको बताना है संसद में पहली बार लोकपाल बिल जो है यह किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, संसद में पहली बार लोकपाल बिल जो है किस व्यक्ति के द्वारा पेश किया गया था, तो ये हो जाएंगे शांति भूषण जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, शांति भूषण जी के द्वारा जो है किया गया था। आगे आपको बताना है मारफती जो है यह कहाँ का लोकगीत है, मारफती कहाँ का लोकगीत है, कुछ ज्यादा भारी हो रहा है क्वेश्चन।
जवाब आ ही नहीं रहा है। मारफती जो है यह बांग्लादेश का जो है लोकगीत है। कहाँ का है? बांग्लादेश का लोकगीत है। आगे आपको बताना है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो है सिंधु जल समझौता हुआ था, यह कब हुआ था? 1960 में हुआ था ना। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता जो हुआ था, कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है। आगे आपको बताना है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। जिन्हें याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो, ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी का मतलब क्या होता है? नाखुश। और यह जो है साइमन कमीशन से नाखुश होकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 1928 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इससे अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है। आगे आपको बताना है, डिस्कस शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है? हाँ, डिस्कस शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है? यह एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ शब्द है, एथलेटिक्स। आगे बताना है, आजाद बचपन की और पुस्तक के लेखक कौन है? आजाद बचपन की और पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी हो जाएंगे आजाद बचपन की ओर की पुस्तक के लेखक। क्या? हाँ, इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। आगे बताना है, और इनके साथ साथ और किनको मिला था? मलाला यूसुफजाई को मिला था। ठीक है। आगे बताना है आपको, ब्लूटूथ का आविष्कारक। सभी लोग लगभग यूज करते हैं ना। ठीक है, तो ब्लूटूथ का आविष्कारक की बात करते हैं तो जाप हर्टसन हो जाएगा। बिल्कुल सही है, जाप हर्टसन। ठीक है, डॉक्टर जाप हर्टसन। आगे बताना है, हैजा के रोगाणु की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? हैजा के रोगाणु की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आप लोगों को। हम समझ रहे हैं कंफ्यूज, सारा क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है जो कंफ्यूजन में रहता है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि कम से कम अच्छा से पढ़े भी थोड़ा सा। ठीक है, सुनिए, अब कोशिश कीजिए कि सुन के नोट कर रहे हैं ना सभी लोग। ठीक है। आगे बताना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना। सभी लोग इस शब्द से अवगत होंगे ना। कभी भी देखने को मिलता है किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की जाती है। यह है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना, जिसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना की शुरुआत जो है 1963 से हुआ है। कब हुआ है? 1963 से हुआ। अभी जस्ट 1863 के बारे में बताए थे आप सभी को। किसका स्थापना हुआ था? 1863 रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था। और 1963 में जो है रेड क्रॉस को जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि रेड क्रॉस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। कब? 3 बार। और कब कब ये बताइए? 1744, 63। और इसे ध्यान भी रखना है, सभी लोगों को याद भी रहना चाहिए। 1917, 1944 और 1963 तीनों को रिलेट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है कब से कब तक चला था? 1914 से लेके 1918 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति से 1 साल पहले, ठीक है, 1917, इन्हीं को दिक्कत नहीं होगा इसमें। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला है? 1939 से लेकर 1945 तक चला है। और 1945 में समाप्त हुआ है, उससे 1 साल पहले 1944। अब वर्ल्ड वार चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है? उसमें खून खराबा हो रहा होगा। उसमें क्या, तो विश्व रेड क्रॉस संस्था का क्या काम है? ये एक प्रकार का ब्लड बैंक है। रेड क्रॉस का क्या काम कर? एक प्रकार का ब्लड बैंक है ना। ठीक है, तो वो समझ लीजिए। तो यानी खून खराबा का मतलब है कि वही हुआ कि उसमें जो है ब्लड की जरूरत पड़ रही थी, तो वहां से लिया जा रहा था। इसलिए ध्यान रखना है, इसके योगदान के लिए जो है नोबेल जो है रेड क्रॉस को नोबेल मिला था। कब? 1917 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार से समाप्ति से 1 साल पहले। उसके बाद कब मिला? दूसरी 1944 में। और तीसरी बार इसके शताब्दी वर्ष बोलते हैं, यानी 100 साल के बाद 1863 में स्थापना हुआ था। 100 साल बाद यानी कब? 1963 में जो है रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी कुल कितनी बार? 3 बार। ध्यान रहेगा सभी लोगों को। आगे बताना है आपको, दिल्ली में स्थित जो है यह सफदरगंज का मकबरा है। आपसे सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सफदरगंज का मकबरा जो है यह कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। जो कब बना था ये बताना है। तो यह जो है 1957 में बना था। कब बना था? 1957 में बना था। आगे आपको बताना, पंचायती राज दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, और पंचायती राज की यदि हम बात करते हैं
तो अशोक मेहता समिति जिसका गठन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। और अशोक मेहता के द्वारा जो है कुल कितने स्तर की पंचायती राज की बात है? 2 स्तरीय। और सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था जो 1957 में हुआ था। हम आपको रिलेट करें, अभी 1957 में कुछ बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे? सफदरगंज का मकबरा जो है कब बना था? 1957 बना था। कहाँ में स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो 1957 की बात करते हैं तो 1957 में आपका क्या हो गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, जिसके तहत जो है कुल कितने स्तरीय ग्राम पंचायत की बात की? त्रिस्तरीय की बात की गई। ठीक है, तो त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, कितना वर्ड आ रहा है? 3 वर्ड से ध्यान रखना है। त्रिस्तरीय होगा। कब आया था? 57 में। अशोक मेहता 77। ठीक है, तो अशोक मेहता कितना स्तरीय? 2 स्तरीय। और एक है पीवी के राव समिति, ठीक है, जो कि कब आता है? 1985 में आता है। 1985 में आता है, जो कितने स्तरीय पंचायती राज की बात करता है? 4 स्तरीय। पीवी के राव, कितना वर्ड? 4 वर्ड। तो इससे क्या 4 स्तरीय पंचायती राज की बात की जाती है इसमें, जिसका गठन कब हुआ था? 1985 में। एक है केंद्र राज्य से संबंधित है एल.एम. सिंघवी समिति, जिसका गठन 1986 में होता है। कब होता है? 1986 में होता है। एक सरकारिया आयोग है, सरकारिया आयोग, जिसका, हाँ, सहकारिया नहीं है, सरकारिया आयोग है। ठीक है, जिसका गठन जो होता है 1973 में होता है। ठीक है, सरकारी आयोग का गठन 1973 में, जिसका संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य से संबंधित है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सरकारी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन में दिखेंगे पंचायती राज, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, 2 ऑप्शन और कुछ दिख जाएंगे इस तरह से, अगर जानेंगे तो सीधा ठीक करेंगे। सरकारी आयोग क्या होगा? केंद्र राज्य संबंध। अब देखिए, सरकार में कौन, कहा सरकार में जो व्यक्ति रहता है या तो केंद्र सरकार होगा, नहीं तो राज्य सरकार होगा। इसे ध्यान रख सकते हैं कि सरकारी आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? केंद्र राज्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करता है? ठीक है, लोकसभा के जो महासचिव होते हैं, जिसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। और आपको ये बताना है, लोकसभा के स्पीकर को किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? उसके सदस्यों के द्वारा जो है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बट वो सदस्य को जो है चुना जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नहीं, उसको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, उसे सीधा नियुक्त कर देते हैं, उसे चुना नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। तो किसके द्वारा चुना जाता है? तो सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। और आपको बताना, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ जो है कौन दिलाता है? कोई नहीं दिलाता। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है शपथ क्योंकि वह जो है एक सदस्य, क्योंकि उसे चुना जाता है, सभी सदस्य में से चुना जाता है। तो लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, पहले तो उन्हें शपथ लेना पड़ेगा ना लोकसभा के सदस्य का, तो वो शपथ पहले ही ले चुके हो रहते हैं। यानी लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। नॉर्मली वह जो है प्रोटेम स्पीकर के सामने, यानी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जो है उन्हें शपथ दिलवाया जाता है एक सदस्य के रूप में। यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति इसलिए किया जाता है कि जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उन सभी को जो है शपथ ग्रहण का काम जो है, शपथ दिलाने का काम किसके द्वारा करवाया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा करवाया जाएगा। आगे आपको बताना है, लोकसभा में जो है जनसंख्या, यानी किसके आधार पर सीटें का आवंटन होता है? तो सभी लोग को पता है, जनसंख्या के आधार पर जो है सीटों का आवंटन होता है। सही है, आगे बताना है आपको, नादिर शाह का आक्रमण सभी लोग सुने होंगे, जो 1739 में होता है। और यह नादिर शाह जो था, यह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था। कहाँ का था? ईरान का शासक था। और 1739 में जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, उस समय मुगल शासक कौन था? और नादिर शाह का आक्रमण हुआ था या कुछ लूट के लेके गया था यहाँ से? देखिए, नादिर शाह का आक्रमण जो है 1739 में हुआ था, जो कि तख्ते ताउस पे बैठा हुआ उस समय कौन सा शासक था? मोहम्मद शाह। ठीक है, हाँ, मोहम्मद शाह था। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है। और मयूर सिंहासन जो किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा, उसे वह लूट कर लेके चला जाता है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था?
मोहम्मद शाह ना, ठीक है, मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को अन्य उपनाम क्या है? रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह के उपनाम से किसे जानते हैं? मोहम्मद शाह को जानते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है निर्वाचन आयोग का गठन जो है यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 324 के द्वारा। किसके तहत? 324। और निर्वाचन आयोग जो है यह संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? या निर्वाचन संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 15 के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भाग 15 होता है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। आगे आपको बताना है अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? शोरा हो जाएगा। अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम हो जाएगा? शोरा हो जाएगा, सही है। आगे बताना है कि सर्वप्रथम जो है किस राज्य की विधानसभा जो है का विघटन उसकी प्रथम बैठक से पहले ही करा दिया गया था? यानी केरल, बिल्कुल सही है। यानी केरल राज्य की जो है विधानसभा का बैठक जो है उसकी प्रथम बैठक से पहले ही जो है उसे विघटन करवा दिया गया था। आगे बताना रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है यह किसके द्वारा लागू किया गया? थॉमस मुनरो के द्वारा जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त को जो है लागू किया गया था, सही है। आगे बताना है ध्रुव तारा जो है यह किस दिशा को दर्शाता है? तो ध्रुव तारा जो है यह उत्तर दिशा को दर्शाने का काम करता है। आगे बताना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, सही है। आगे बताना है कि जो है चक्रवर्ती समिति जिसका गठन 1985 में होता है, कब होता है? 1985 में। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे 1985 में एक और समिति का गठन होता है, पीवी के राव समिति, ठीक है, बताए थे, जिसका संबंध किससे है? पंचायती राज से संबंधित, जो 4 स्तरीय, ठीक है। अच्छा, तो 1985 में जो है एक चक्रवर्ती समिति का भी गठन होता है, जिसका संबंध किससे है? यह जो भारतीय मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है। चक्रवर्ती समिति किससे हो जाएगा? मौद्रिक प्रणाली से संबंधित हो जाएगी। आगे बताना है हलाली परियोजना किस नदी पर है? हलाली परियोजना जो है यह बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर हो जाएगा? बेतवा नदी पर स्थित हो जाएगा हलाली परियोजना। आगे बताना बरमूडा त्रिकोण जो है यह किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है, बिल्कुल सही है। बरमूडा त्रिकोण जो हो जाएगा यह किस में हो जाएगा? अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। आगे बताना है निशस्त्र सेनानी यह किस कवि की रचना है? निशस्त्र सेनानी जो है यह किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी का नाम सुने होंगे। तो निशस्त्र सेनानी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ठीक है। आगे बताना है व्यास सम्मान जो है किस फाउंडेशन के द्वारा, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है व्यास सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान। और व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। किस संस्था के द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आगे बताना है मानव विकास सूचकांक जो जिसे शॉर्ट में HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI जो है इसके प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे? यानी किस अर्थशास्त्री की देन है HDI? तो महबूब, ठीक है, उल हक की देन है। आगे बताना है आपको उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यह अल्फ्रेड मार्शल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अल्फ्रेड मार्शल हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है कुषाण वंश के किस शासक ने जो है सिर्फ और सिर्फ तांबे का सिक्का जारी किया था, चलाया था? कुषाण वंश के किस शासक ने सिर्फ तांबे का सिक्का जो है जारी किया था? तो यह कौन हो जाएंगे? कुजुल कडफिसस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुजुल कडफिसस हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? न्यू कैसल शहर है विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर। बोले ना, ये कौन सा पता है? न्यू कौशल, न्यू कौशल ना, न्यू, एक मिनट, हाँ न्यू कैसल है, सही है, न्यू कैसल है, जो कि यह विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर बना है। आगे बताना देश की प्रथम जो है ट्रेड यूनियन माने जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण जो है कब हुआ था? मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण जो है 1918 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था?
बीपी बाडिया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बीपी बाडिया के द्वारा जो है मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण जो है 1918 में किया गया था, जो देश की पहली ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली कंपनी है। ठीक है, आगे बताना है, मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति प्राय जो है किसका प्रयोग करते हैं? वह जो है सैकरीन का प्रयोग करते हैं। और मधुमेह रोग जो है किसकी अधिकता के कारण होता है? इंसुलिन की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, आगे बताना है आपको, मूर्ति देवी पुरस्कार जो है प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? मूर्ति, जैसे अभी बताए थे व्यास सम्मान की संस्था के द्वारा के बिरला फाउंडेशन, उसी तरह से मूर्ति देवी पुरस्कार जो है यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बताना है, भारत में वयस्क मताधिकार की जो है उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितना है? तो ठीक है, 18 वर्ष हो जाएगा। 18 से 21 नहीं कहना है, 18 वर्ष जो है वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। और 21 वर्ष पंचायत में निर्वाचन के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होगा? 21 वर्ष हो जाएगा। सही है, आगे बताना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का स्थापना कब हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना जो है कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। ठीक है, आगे बताना है, काला शीशा जो है किसे कहा जाता है? तो यह ग्रेफाइट का उपनाम है काला शीशा। ठीक है, आगे बताना, इटली निवासी पेट्रोक को जो है मानववाद का जनक माना जाता है, यानी मानववाद का जनक जो है किसे माना जाता है? पेट्रोक को माना जाता है। सही है, आगे बताना है आपको, विवेकानंद को जो है स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो महाराजा खेतरी के द्वारा दिया गया था। सही है, राजस्थान के ही थे। ठीक है, आगे बताना है, एलिफेंटा जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात की बात कर रहे हैं, यह जो है मेघालय में है। एक, यदि हम एलिफेंटा गुफा की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में हो जाएगा, और यदि एलिफेंटा दर्रा की बात करें तो श्रीलंका में हो जाएगा। ध्यान रखना, 3 एलिफेंटा से संबंधित प्रश्न बनते हैं। एलिफेंटा गुफा की बात करते हैं महाराष्ट्र में, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में, और एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है आपको, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर को माना जाता है धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। और मार्टिन लूथर ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे ना, जर्मनी के थे। आगे बताना है आपको, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ है? गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल को नारायण घाट, बिल्कुल सही, नारायण घाट हो जाएगा। आगे बताना है आपको, सिक्किम राज्य की सीमा से मिलने वाली एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा? अब देखें, सिक्किम राज्य जो है किसी राज्य के मतलब जो है एक नोक पे सिर्फ है अटका हुआ, वो पश्चिम बंगाल है। मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखा कीजिए। ठीक है, देखिएगा, तो सिक्किम राज्य मात्र एक भारतीय राज्य से लगता है, वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और सिक्किम राज्य को जो है 7 सिस्टर का जो है 1 ब्रोदर बोला जाता है। ठीक है, यानी 7 पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है, उसका एक यानी ब्रोदर बोला जाता है। किस राज्य को बोला जाता है? सिक्किम को। और एग्जाम में ये कंफ्यूजन भी होता है कि निम्न में से कौन से उत्तर पूर्वी राज्य नहीं है। ठीक है, ठीक, तो उसमें से क्या सिक्किम आता है? क्योंकि वो भी उस साइड ही पड़ता है, लेकिन वो जो है 7 सिस्टर्स के अंतर्गत जो है नहीं आता है। ठीक है, आगे बताना है, एंडोस्कोपी जो है यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है काम करता है। एंडोस्कोपी के सिद्धांत पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही काम करता है। तो ये क्वेश्चन कितना आसान है, और ये हाल ही में असाइनमेंट्स एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, आगे आपको बताना है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा ना। अपर हाउस का मतलब हुआ उच्च सदन, और उच्च सदन को राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और निम्न सदन को लोकसभा के नाम से जानते हैं। अच्छा देखिए, कंफ्यूजन भी होता होगा स्टार्टिंग दौर में कि उच्च सदन लोकसभा को बोलेंगे कि राज्यसभा को बोलेंगे, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं पॉपुलर कौन सा सदन है? लोकसभा है, और इसलिए लोकसभा को पॉपुलर सदन के नाम से भी जानते हैं, जनता का सदन के नाम से भी लोकसभा को ही जानते हैं, और निम्न सदन के नाम से भी
लोकसभा को ही जानते हैं। अब देखिए निम्न का कहने का मतलब जिसमें छोटा छोटा लोग होगा वो निम्न सदन, जिसमें बड़े बड़े लोग होंगे वो उच्च सदन। अब देखिए आप जानते हैं लोकसभा की जो है न्यूनतम आयु कितना वर्ष होता है लोकसभा के लिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितना होता है? 30 वर्ष। इससे आप समझ सकते हैं कि उस सदन की व्यक्ति का उम्र कितना होगा? 30 वर्ष होगा। यानी राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन, जिसके लिए 25 वर्ष होगा। ठीक है, आगे बताना है आपको विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, राइबोफ्लेविन ना होगा। विटामिन B1 का क्या है? थायमीन है। विटामिन A का रासायनिक नाम बताइए? रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B का यानी बी या B1 थायमीन। ठीक है, विटामिन B2 का बताइए? राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, और विटामिन B7 का अन्य नाम है विटामिन H, जिसे बायोटिन के नाम से ही जानते हैं, विटामिन H। ठीक है, आगे विटामिन B9 फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल ना। ठीक है, विटामिन D कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन E टोकोफेरॉल। ठीक है, इसके बाद है विटामिन K फिलोक्विनोल। ठीक है, आगे बताना है आपको आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जो है किन्हीं माना जाता है? जॉन डाल्टन को जाना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता, जॉन डाल्टन को। ठीक है, आगे बताना शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हो जाएंगे। सही है। आगे बताना ध्वनि सबसे तेज किसमें संचयित होता है? तो ठोस में। हम ठोस की बात करते हैं, ठोस द्रव गैस, और जिसमें इस्पात की बात करते हैं तो जो सबसे अधिक वो ऑप्शन के बेसिस आ जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल कितना है? 6420 किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड? मीटर पर सेकंड। तो ये भी ध्यान रखना है कि 6420 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ध्वनि की चाल एल्युमिनियम में। ठीक है, देखिए थोड़ा देर के लिए अभी जो है ना, जिसमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं इसमें अगर बोला जाए तो 50% लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि मीटर पर सेकंड बोले कि किलोमीटर पर सेकंड बोले, क्योंकि आपको लगेगा कि ध्वनि है तो तेज थोड़ा सा बहुत ज्यादा तेज होगा, मीटर का है लोग किलोमीटर लगा देते हैं, ऑप्शन देखने के बाद कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये सब चीजें आसान है, थोड़ा सा इस पर फोकस अच्छे से कीजिएगा। अभी देखिए हाल ही में जो एग्जाम हुई, दरोगा पीटी हुआ, मेंस हुआ, जितने लोग एग्जाम से बाहर हुए हैं उनसे पता करिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आसान क्वेश्चन को गलत करके ही बाहर हुए। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन सभी लोगों का तुक्का में लगभग चीजें सही हो जाती है। अगर सही नहीं होता है ना तो दुख नहीं होता है। इसलिए दुख नहीं होता क्योंकि हम नहीं जानते थे इसलिए गलती हो गई, लेकिन जो क्वेश्चन जानते रहते हैं अगर वो गलत हो जाता है बहुत दुख होता है। इसलिए कोशिश कीजिए आसान जो प्रश्न है उसे हल्के में ना लें, और जो भी चीज मुश्किलें लगती है आप सोच लीजिए आज मुश्किल है तो कल आसान भी होगा। आप एक एग्जांपल थोड़ा देर के लिए समझिएगा कि स्टार्टिंग में कोई भी चीज होती है या कोई भी काम हो या कुछ सीख रहे हैं हम, उसमें कोई भी काम आसान होने से पहले मुश्किल ही होता है। जब आप सीख जाते हैं तो वो आसान हो जाती है, जब तक नहीं सीखते हैं तो बहुत मुश्किल रहती है। जैसे देख के चलिए ना, बच्चा में हम लोग ओ आ से लिखना शुरू करते हैं, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि हाथ का फिंगर को बैठा के मम्मी पापा या टीचर जो है उसको घुमा के सिखाते हैं। क्या अभी ओ आ लिखने में किसी को दिक्कत होती है? नहीं ना होता है। स्टार्टिंग में कितना संघर्ष करना पड़ा है, सेम चीज वही होता है। तो अभी आपको मुश्किल लगेगा, आप थोड़ा सा पैसेंस रखिए, सीख जाइएगा। जब आपको कुछ नहीं आता तो इतना चीज सीख गए तो फिर आगे क्यों नहीं सीख सकते? इसलिए पैसेंस रखिए, अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए बार बार उस चीजों को रिविजन करें। आप सोच के देखिए ना, बच्चा में ओ आ से योरला तक सीखने में जो है कितना समय हम लोग व्यतीत करते हैं ना। हमें लगता है ओ आ पूरा हर्षी दीर्घी अर्थों तक जो दुर्गु तक जाने में जो है हमें लगता है 2-3 मंथ कंटिन्यू लग जाता है, सिर्फ अ वर्ड को प्रैक्टिस करने में ही समय व्यतीत हो जाती है। आप सोच लीजिए एक वर्ड को लिखने में आप इतना समय व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे आप बड़ा बड़ा चीज को सीखेंगे तो उससे तो कम समय लग रहा है ना। आप कोशिश कीजिए बार बार, लेकिन वो चीज भी सीख पाए, सब कुछ सीख जाइएगा। बस सिर्फ कोशिश करिए बार बार शांति से सुने। आप लोग क्यूज में सभी लोग व्यवस्थित नहीं रहते हैं, कोई भी लोग क्यूज करवाते हैं व्यवस्थित नहीं रहते हैं, कोई भी लोग कुछ भी करवा रहे हैं, आप कोशिश करिए सुनने का। और जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक किसी को आप सुना नहीं सकते। आधा अधूरा सुने रहिएगा, कल फिर क्यूज में वही क्वेश्चन आएगा, आप जवाब दीजिएगा, पता चलेगा आधा जवाब निकलेगा।
आपको खुद नहीं लगेगा अंदर से कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आप जब पूरे पूरे प्रॉपर सुनेंगे, एक बार लिखने का काम करेंगे। आप बताते हैं, आप सभी में से बहुत सारे लोग को ये भी दिक्कत होता होगा कि हम क्वेश्चन बोले, जब तक आप क्वेश्चन लिखना शुरू किए तब तक अगला क्वेश्चन आ गया, पता चला अगला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, अब उसको लिखे कि इसको लिखे, दिक्कतें होती है ना। आप यहाँ पे सीधा सीधा करेंगे क्या कि आप जैसे क्वेश्चन बोला जाता है, हम एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला जो है भारतीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। सभी लोग को पता है पीपल। हम आंसर, आप जिनको नहीं पता है क्या करिए, क्वेश्चन सुन लिए ना कि सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला भारतीय वृक्ष कौन सा है, आप समझ जाइए ना कि क्वेश्चन इतना दूर में इतना एडजस्ट कर जाएगा। आप इतना स्पेस छोड़ के आप आंसर सिर्फ लिख लीजिए पहले पीपल, क्वेश्चन आपके माइंड में तब तक घूमते रहेगा। आप आसानी से अगला क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, अगला जो क्वेश्चन आएगा उसको भी सुन लीजिएगा। आप जब तक आप क्वेश्चन लिखिएगा तब तक आपको आंसर भूल जाइए कि इसका आंसर क्या था। आप एक दो क्वेश्चन लिखिएगा, ऐसे बार बार होगा, आप लिखना ही नहीं चाहिएगा। ऐसा ही होता है, नहीं ऐसा होता है, आप लिखना नहीं चाहिए, इसलिए पहले आंसर लिख लीजिए, क्वेश्चन बाद में खुद ब खुद क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताना है। सिखों के जो है 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, आगे बताना है जो है गजलों का जनक किन्हें कहा जाता है? बहुत पॉपुलर नाम है, इनके नाम से ही पता चलता है कि ये जो गजल से संबंधित है, मिर्जा गालिब। ठीक है, तो गजलों के जनक के रूप में किन्हें जानते हैं? मिर्जा गालिब को जानते हैं। सही है। आगे बताना है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में ना, संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आगे बताना स्वराज दल के जन्मदाता जो है कौन है? चित्तरंजन दास ना, स्वराज पार्टी के जो है संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? देश बंधु या दीन बंधु? देश बंधु का बहुमत ज्यादा आया, समझ गए होंगे जो लोग दीन बंधु बोले होंगे। देश बंधु चित्तरंजन दास का उपनाम है, और दीन बंधु की बात करते हैं सीएफ एंड्यूज हो जाएंगे, दीन बंधु के उपनाम से इन्हें जानते हैं। ठीक है, आगे बताना वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक जो है क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। यानी वायुमंडलीय जो है हवा का सर्वाधिक बहुल घटक जो है नाइट्रोजन। इसका मतलब होता है, देखिए क्वेश्चन को भाषा को थोड़ा लेंदी किया गया है, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन ना। कितना परसेंट? 46%। 46 कौन बोले थे? 46 आप बोले थे ना, आप बोले थे। ठीक है, यूरिया में 46% होता है। ये सब प्रश्न भी गलती करते हैं लोग। यूरिया में 46%, वायुमंडल में 78%। वहां क्वेश्चन देखते पटाख से 46 पहला ऑप्शन दिखा, लगा के निकल गए। इसलिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, सुनिए, तब आंसर कीजिए। ठीक है, आगे बताना है आपको भारत में जो है रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ को जो है किनके द्वारा चालू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, अब हम छोड़ देते हैं इसमें, नीतीश जी आके करवाइए क्यों। ठीक है, ब्लूटूथ पहले उतार के रखिए, ब्लूटूथ कोई लोग लटका के क्लास में नहीं बैठिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझे। और आप लोग अभी जो भी वीडियो डाला जा रहा है क्यूज का, सभी वीडियो को आप घर पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अभी आप नीचे जाके थोड़ा बिहार एसएससी बैच वाले में भी करवा देते हैं। आप रेगुलर सिर्फ जितना वीडियोज प्रोवाइड होता है ना, या जितना डाला हुआ है ना, आपका जितना भी एग्जाम में पूछा जाने वाला आसान आसान प्रश्न है वो कभी गलत नहीं होगा। आप यकीन नहीं होगा, असाइनमेंट्स का जो लोग एग्जाम दिए होंगे, हूबहू सोच लीजिए 80 प्रश्न के आसपास में जीके करंट अफेयर्स था, 4-5 करंट अफेयर्स था मात्र। ठीक है, 70 क्वेश्चन हूबहू जो पिछला जितना भी क्यूज का वीडियो डाला हुआ है ना, मेंस में 70 क्वेश्चन, कम से कम 70 क्वेश्चन मिलेगा। जो लोग एग्जाम दे के आए हैं उनके द्वारा ये चीज कहा गया है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हम उस चीज को सुनते ही नहीं है सही से। आप क्वेश्चन, आप रंजन जी दिए थे ना एग्जाम, आप पीटी दिए थे ना, पीटी में क्या क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आसान आसान प्रश्न सभी लोग गलती करके आ गए, पता नहीं माइंड कहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए, बौखलाइए नहीं, पेशेंस के साथ मेहनत करिए, क्लास रेगुलर आइए। पर्व त्योहार ऐसे ही जीवन में आते जाते रहेगा। और ये भी जान लीजिए, जो भी पर्व त्योहार की बात करते हैं ना, अभी की पर्व है, हम छुट्टी करते हैं, जब नौकरी लग जाएगी ना, सारा पर्व त्योहार भूल जाइएगा। ये हकीकत है, कोई भी जॉब कीजिएगा आप भूल जाइएगा पर्व त्योहार। आप देखते हैं कोई जॉब करने वाले घर आ जाते हैं, होली, दीपावली, छठ सब खत्म हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए, अभी से ही आदत डालिए, और सुकून की यदि नींद लेना है तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, जीवन में ऐसे ही पर्व आते रहेगा, और जब सक्सेस हो जाइएगा, पर्व त्योहार आप नहीं भी घर पे रहिएगा, कहीं भी रहिएगा, तो कम से कम घर वाले अच्छे से पर्व मनाएंगे।
ठीक है, इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है,